नेक्स्ट चैप्टर अपना लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स की लाइंस होती है, ये सब देखेंगे। तो थ्योरी ऑफ द चैप्टर में सबसे पहले लाइन किससे कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स गोइंग एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यानी बहुत सारे पॉइंट्स को जब हम ऐसे पास के जोड़ देते हैं और वो दोनों डायरेक्शन में चलती है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, यानी उसका कोई एंड नहीं होता, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी लाइन। तो लाइन का कोई एंड नहीं है, वो दोनों तरफ चलती है, इसीलिए पी क्यू हमने अगर अपनी लाइन को नाम दिया है तो उसके ऊपर हम इस तरह का एरो बनाते हैं, यानी वो दोनों तरफ बढ़ सकती है, वो लाइन है, वो इधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है। सेकेंड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। यानी मैंने ए और बी पॉइंट को मार्क किया है तो उनके बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट कहलाती है, ठीक है। यानी ये इसके आगे नहीं जा सकती ए पॉइंट के, और बी पॉइंट के आगे नहीं जा सकती है, ये सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ही रहती है, ठीक है। तो इसके दोनों पॉइंट क्या है? फिक्स्ड है, एंड फिक्स्ड है, तो ये इन दोनों एंड्स को छोड़ के नहीं जा सकती। तो ए बी पे इसीलिए किस तरह की लाइन आती है? ऐसी, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, इतनी ही रहेगी, ये आगे नहीं एक्सटेंड हो सकती। और थर्ड है रे में क्या होता है? एक पॉइंट आपका फिक्स्ड होता है और दूसरा पॉइंट आपका एक्सटेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एल पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, और एम पॉइंट तो आपका एक्सटेंड कर सकता है, एल पॉइंट आपका एक्सटेंड नहीं कर सकता, इसलिए एल एम पे आपके एरो वन साइडेड होता है, तो वन साइडेड वो मूव कर सकती है और वन साइडेड उसका फिक्स है। तो लाइन में आपके बोथ द पॉइंट्स आर नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। लाइन सेगमेंट में आपके दोनों पॉइंट्स एंड्स उसके फिक्स्ड है, एंड्स फिक्स्ड है मतलब, ठीक है, और लाइन में एंड्स फिक्स नहीं है। और रे में क्या है? एक पॉइंट फिक्स्ड है और दूसरा पॉइंट फिक्स्ड नहीं है, यानी वन एंड ही फिक्स्ड है ओनली। तो इसका तो वन एंड फिक्स्ड है, इसके बोथ द एंड्स फिक्स्ड है, इसके बोथ द एंड्स आर नॉट फिक्स्ड, तो ये इनमें फ़र्क होता है, ठीक है, लाइंस में। अब है एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? जब भी कोई दो लाइन आपकी मीट करती है किसी पॉइंट पे, तो वो वहाँ कोई ना कोई उनमें एंगल आ रहा होता है, ठीक है, यानी कोई ना कोई उनमें इंक्लिनेशन है। यानी ये पहली वाली, अगर ये एंगल 30 डिग्री, इसका मतलब क्या है? ये पहली वाली लाइन से 30 डिग्री ऊपर है दूसरी वाली लाइन, समझ में आया? तो यहाँ पे आपको दो लाइंस दी हुई है, उस पर आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और एक पॉइंट दिया है ओ, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ ये दोनों मैच होते हैं। अब आपको इसमें बहुत सारे एंगल्स दिख रहे हैं, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, ठीक है। इस 1 एंगल का नाम क्या होगा? AOD, क्योंकि ये AOD से बन रहा है, AOD पे जा रही है इसकी लाइन पूरी, ठीक है। तो O जहाँ पे एंगल बनता है वो पॉइंट बीच में आना चाहिए। दूसरे एंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल AOC, ठीक है। थर्ड एंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल BOC या फिर एंगल COB, दोनों बोल सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी DOA, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर, दोनों बोल सकते हैं हम। और ये एंगल 4 का नाम क्या हो जाएगा आपका? एंगल BOD, ठीक है। तो इस तरह से एंगल्स बनाए जाते हैं, उनका नाम रखा जाता है। एंगल ABC, ठीक है, ये क्या है? एंगल ABC एंगल, और इसको सिर्फ एंगल B भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एंगल B पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे O पे 4 एंगल है, इसीलिए हम सिर्फ इसको एक एंगल नहीं बता सकते, किसी भी चीज़ को एंगल O नहीं बोल सकते क्योंकि सारे ही वही हैं। तो यहाँ पे जब इकलौता दिया हो तो हम इसे एंगल B बोल सकते हैं, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम एक्यूट कहते हैं, ठीक है, समझ में आया? उस जैसे ये 60 डिग्री है, 75 डिग्री, ये सब 90 से छोटे एंगल्स है जिन्हें हम कहेंगे एक्यूट एंगल। थर्ड होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 से बड़ा होता है, जैसे 92 डिग्री दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है। एंगल्स को ऐसे लिखते ध्यान रखना, 90 डिग्री, यहाँ डिग्री लगाते हैं, इसे हम बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल है, या 92 डिग्री का है, 120 डिग्री का, वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज, जो 90 से बड़ा होगा। और जो 90 ही हो जाएगा वो उसे क्या कहते हैं? हम राइट एंगल कहते हैं, जो कि एक ही होता है 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री को हम ज़्यादातर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, ठीक है। नाउ फोर्थ इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? जब आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है? स्ट्रेट एंगल, जो कि होता है 180 डिग्री, ठीक है।
तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। और ज़ीरो एंगल क्या होता है, जैसे x और y है तो पॉइंट और x और y क्या है, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। तो OX और OY, OX और OY इन दोनों लाइन, ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे आ रही है, एक ही जगह पे आ रही है। OX भी इधर ही है और OY भी इधर ही है। तो OX और OY में एंगल कितना है 0 डिग्री का। यानी इन दोनों लाइन में ऐसा नहीं हो रहा है कि OX ऐसे आ रही है OY ऐसे जा रही है, या OX ऐसे आ रही है OY ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं है। दोनों लाइन क्या है, एक ही लाइन पे है, एक ही पॉइंट पे आ रही है। तो वो कैसी कहलाएगी, ज़ीरो एंगल। इन दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल है, ज़ीरो एंगल, ठीक है। अब होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कब कहते हैं, जब हम एक पॉइंट से स्टार्ट करें और घूम करके उसी पॉइंट पे दोबारा आ जाए, तो वो होता है हमारा कंप्लीट एंगल, जो कि होता है 360 डिग्री का। समझ में आया। तो कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। अब है लास्ट एंगल, लास्ट तो नहीं, दैट इज़ रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, जो 180 से बड़ा हो। यानी वो एंगल कैसे हो, 180 डिग्री से तो बड़ा हो पर 360 से छोटा हो। यानी कंप्लीट एंगल भी नहीं हो और स्ट्रेट एंगल भी नहीं हो, उनसे स्ट्रेट एंगल से तो बड़ा हो और कंप्लीट एंगल से छोटा हो, ठीक है। वो कहलाता है हमारा, यानी 180 से 360 के बीच के सारे एंगल्स क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं, जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए, एक दूसरे का सम, ठीक है। जैसे एक एंगल 75 डिग्री है और दूसरा 15 डिग्री है, दोनों का सम आ गया 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब जैसे 60 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे उन दोनों को हम। और जैसे यहाँ दिया है 50 40, इनका भी सब 90 होता है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। समझ में आया। नेक्स्ट एंगल है अपना सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किन्हें कहते हैं, जिनका सम 180 डिग्री आ जाए। यानी वो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री आ जाए। तो यहाँ पे एक एंगल तो आपका 130 डिग्री और दूसरा है 50 डिग्री। इन दोनों का सम कितना आता है, 130 + 50 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे और भी एग्जाम्पल 105 एंड 75 डिग्री, 120 डिग्री और 60 डिग्री, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स किन्हें कहते हैं, जो जैसे ये मेरा एक फिगर है, इनमें ये दोनों एंगल जो पास पास आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक फिगर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो एक दूसरे के जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट वाले एंगल क्या कहलाएंगे, मेरे एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों एकदम पास पास आ रहे हैं। अब जैसे मान लो मैंने सी पॉइंट भी बना दिया, तो यहाँ पे भी एक एंगल आ गया, तो ये सी एंगल और बी एंगल भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो जो भी एंगल्स पास पास आ रहे होते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। पर ये तो हुआ आपके एक फिगर में, पर आपको लाइन में देखना है कि एक ही लाइन में कैसे या किसी जो आपको सिचुएशन दे रखी है उसमें एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं। तो जिनका कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था, ये जहाँ पे ये ऐसे दो लाइंस मीट करती है उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स उनका कॉमन होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक नीचे एग्जाम्पल देखते हैं, एंगल 1 अलग है बिल्कुल, एंगल 2 अलग है। इसका वर्टेक्स तो ये पॉइंट है और इसका वर्टेक्स ये पॉइंट है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें एंगल 1 का वर्टेक्स ये है, एंगल 2 का वर्टेक्स भी यही है। इनका वर्टेक्स सेम हो गया, और वर्टेक्स सेम हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। तो एंगल 1 और 2 यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन होनी चाहिए एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए, कि उनका एक कॉमन आर्म भी होना चाहिए, ठीक है। यानी ये जैसे दो अपने पास एडजेसेंट एंगल्स आ रहे हैं, तो इनका वर्टेक्स तो कॉमन है ही, पर इनकी एक आर्म भी कॉमन है। यानी एंगल 2 में ये आर्म आ रही है, आर्म्स किसे कहते हैं, जो इनकी लाइंस होती है,
ये लाइन्स है, इसे तो आर्म कहेंगे और इसे वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। तो दो आर्म्स होती हैं। तो एंगल 2 की एक आर्म ये आ रही है और दूसरी आर्म ये आ रही है, और एंगल 1 की भी एक आर्म ये आ रही है और दूसरी आर्म ये आ रही है। तो दोनों में एक आर्म तो कॉमन आ रही है, इसीलिए ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए कंडीशन क्या है, कॉमन आर्म भी होनी चाहिए और कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए, ठीक है। अब आपके एग्जाम्पल 3 में वर्टेक्स तो कॉमन है, ठीक है, पर आर्म कॉमन नहीं है। एंगल 1 की आर्म्स ये और ये है, और एंगल 2 की आर्म ये और ये है। आर्म कॉमन तो आ रही है बट बीच वाली नहीं आ रही है, यानी दोनों एंगल उसी से शुरू नहीं हो रहे। ये आर्म अगर इसमें कॉमन आती तो ये हो जाता अपना एडजेसेंट एंगल्स, पर अभी ये नहीं है क्योंकि इसमें आर्म कॉमन नहीं आ रही है। क्वेश्चन 4 में आपके एक एंगल 1 यहाँ है, इसकी एक आर्म ये है और दूसरी आर्म ये है, वर्टेक्स सेम है। एंगल 2 की एक आर्म ये है, दूसरी आर्म ये है, वर्टेक्स सेम है, ठीक है। तो वर्टेक्स कॉमन है और ये वाली आर्म भी इसमें कॉमन है, तो कॉमन आर्म भी हो गई, कॉमन वर्टेक्स भी हो गया, इसलिए एंगल 1 और 2 क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपके वर्टेक्स ही अलग अलग है, एंगल 2 का वर्टेक्स ही है, एंगल 1 का वर्टेक्स ही है, तो ये तो होगा ही नहीं एडजेसेंट एंगल। समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।